तो आज हम लोगों का टॉपिक है वृत्त। आज हम लोग ये कि वृत्त पर बात करेंगे। तो वृत्त से संबंधित कक्षा 10 में कई अध्याय हैं। जैसे इसमें पहला अध्याय जो है वृत्त जो है 10वां अध्याय है, उसमें भी वृत्त से संबंधित हम लोग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो 10वें अध्याय में मुख्य रूप से हम लोग वृत्त से संबंधित जो प्रमेय है उसका अध्ययन करते हैं। परंतु फिर जो 12वां अध्याय है उसमें हम लोग वृत्त और वृत्ताकार जो क्षेत्र है उससे संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोगों को वृत्त के बारे में थोड़ी जानकारी पहले प्राप्त करनी है, उसके बाद फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और परिधि और उसकी मदद से विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से संबंधित प्रश्नों को देखना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आज हम लोग वृत्त को संक्षेप में जानते हैं कि वृत्त क्या है। तो वृत्त जो है यह भी एक द्विविमीय आकृति है। जिस प्रकार से वर्ग, आयत है ना, ये सब द्विविमीय आकृति है, उसी प्रकार से वृत्त भी द्विविमीय आकृति है। तो आज हम लोग वृत्त के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त किसको कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि वृत्त में जो सबसे जरूरी चीज है वो है उसमें केंद्र का होना। तो अगर हम लोग किसी भी तल में एक बिंदु लेते हैं और उस बिंदु से कोई हम एक अचर दूरी लें और इस अचर दूरी को लेकर के, जैसे ये जो बिंदु है यह केंद्र है, इससे हम कोई एक हम अचर दूरी ले लिए। आप इसमें अलग अलग दूरी, कोई भी दूरी आप ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोई भी आप रेंडमली कोई एक जगह डिस्टेंस ले लें और इतना डिस्टेंस लेकर के यहाँ पर अगर इसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाए, तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप इसको एक चक्कर जो पूरा कीजिएगा, तो इससे जो आकृति प्राप्त होगा उसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो जैसे यह एक आकृति है, तो मान लीजिए कि इसका केंद्र जो है यह बिंदु है और इस बिंदु से एक अचर दूरी यानी यहाँ तक की दूरी को लेकर के पूरा एक चक्कर घुमाया गया है। तो इससे जो आकृति प्राप्त हुआ तो सिर्फ ये वाली आकृति नहीं बल्कि ये केंद्र के साथ, तो केंद्र के साथ और ये जो गोलाकार आकृति है, ये संपूर्ण आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वृत्त के अंदर, तो उसमें केंद्र का होना। बिना केंद्र के हम लोग वृत्त की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है केंद्र। तो जिस बिंदु को हम निश्चित बिंदु मान करके, है ना, एक अचर दूरी लेकर के हम इसे पूरा 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इससे जो आकृति प्राप्त होती है इसको वृत्त कहेंगे। और इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, तो यह बिंदु कहलाता है केंद्र कहलाता है। तो यह जो है यह वृत्त का केंद्र कहलाएगा। और हम लोग जो अचर दूरी लेकर के 360 डिग्री का जो कोण बनाए हैं, तो यह जो अचर दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, है ना। इसको मुख्य रूप से r से सूचित किया जाता है और केंद्र को जो है कि आप इसे C से सूचित कर सकते हैं, कहीं पे इसको O से भी सूचित किया जाता है। तो यह जो है वृत्त की त्रिज्या है और यह जो है ये वृत्त का केंद्र है। और अब यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है पूरा यहाँ से चल करके फिर एक चक्कर पूरा करके, यानी फिर जब आप इसी बिंदु पर पहुंचते हैं, तो यह जो दूरी है या इस पथ की जो कुल लंबाई है इसको हम लोग वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो यह जो है, तो यह है वृत्त की परिधि। जिस प्रकार से वर्ग और आयत में हम लोग चारों भुजाओं का जो योग होता है उसको हम लोग परिमाप के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से वृत्त में ये जो चारों तरफ का जो कुल लंबाई है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं और परिधि को सूचित किया जाता है C से। इसीलिए केंद्र को हम लोग जो है कि O से ही डिनोट करें तो ये जो है कि क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो परिधि को सूचित किया जाता है किससे, C से, और त्रिज्या को सूचित किया जाता है R से, और केंद्र को हम लोग क्या करेंगे, O से सूचित करेंगे। तो जिस प्रकार से अगर हम केंद्र से लेकर के परिधि तक जाते हैं, तो केंद्र से लेकर के जब हम लोग केंद्र से परिधि तक की दूरी तय करते हैं, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी जो है वो त्रिज्या कहलाती है। और फिर अगर हम इसी के विपरीत ओर परिधि से चलकर फिर केंद्र से होते हुए पुनः अगर हम परिधि तक आते हैं, तो चूंकि इसमें वृत्त में क्या है, यह अचर दूरी हम बताए, इसका मतलब कि केंद्र से लेकर के जो परिधि तक की दूरी है ये अगर आप किसी भी स्थान से निकालें तो यह जो है कि बराबर होगा। जैसे ये केंद्र और परिधि, केंद्र और परिधि, फिर केंद्र और परिधि, केंद्र परिधि, इस प्रकार से हम लोग जितनी भी दूरी को मापेंगे वो सारी दूरी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वृत्त की त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना। तो परिधि से चलकर फिर केंद्र से होते हुए पुनः परिधि तक जो सरल रेखा आती है इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का व्यास। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कुल दूरी होगी इसको जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं।
तो इसमें एक संबंध तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। तो त्रिज्या जो है ये व्यास का आधा होता है, अर्थात व्यास जो है ये त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि एक व्यास में दो त्रिज्याएं सम्मिलित होती है। तो अगर आपको किसी भी जगह पर अगर व्यास का मान दिया हुआ है और त्रिज्या का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे। और अगर कहीं त्रिज्या दिया हुआ है लेकिन आपको व्यास निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग त्रिज्या को क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। तो ये एक वृत्त से संबंधित जो मुख्य रूप से चीजें थी उन लोगों को उसको लेकर हम लोग देख रहे थे। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो किसी भी ज्यामितीय जो आकृति है उसके क्षेत्रफल कहने का अर्थ होता है कि उसके चारों तरफ में जो परिधि है या जो परिमाप है उसके अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता है उस क्षेत्र का जो माप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यह चूंकि वृत्त की परिधि है, इस परिधि के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र का जो कुल माप है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की जो माप है उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे और इसको इसे ए से सूचित किया जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसमें त्रिज्या और व्यास में जिस प्रकार से संबंध जाने उसी प्रकार से हम लोगों को जानना है इसमें कि इसके क्षेत्रफल में और परिधि में क्षेत्रफल और परिधि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिधि और व्यास में क्या संबंध है। तो परिधि और व्यास में ये किसी भी वृत्त के लिए है कि अगर किसी भी वृत्त के परिधि में अगर उसके व्यास से भाग किया जाता है, किसी भी वृत्त के परिधि में अगर उसके व्यास से भाग दिया जाता है तो लगभग सारे वृत्तों में एक लगभग संख्या प्राप्त होता है जिसको हम लोग सूचित करते हैं पाई से। अर्थात परिधि और व्यास का अनुपात जो है हमेशा समान होगा। क्यों? क्योंकि जब वृत्त का व्यास बड़ा होगा तो उसकी परिधि भी बड़ी होगी। जैसा जैसा परिधि जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह से व्यास भी उसका क्या होगा, बढ़ता रहेगा। और इस प्रकार से इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात हमेशा एक अचर संख्या यानी कि पाई के रूप में आएगा। लेकिन पाई का कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है, अलग अलग हिसाब में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में पाई के अलग अलग मानों का हम लोग प्रयोग करते हैं। कहीं पर पाई का मान 22/7 लिया जाता है तो कहीं पर 3.14, कहीं पे 3.146 और भी कुछ मान लिया जाता है। तो अलग अलग तरह के मान इसमें लिए जाते हैं। तो ये परिधि और व्यास का जो अनुपात है इस अनुपात को हम लोग इस पाई नाम के एक संख्या से, एक जगह के मान लीजिए अक्षर से इसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और यहीं से हम लोग परिधि का सूत्र भी निकाल सकते हैं कि परिधि कैसे निकाला जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें परिधि की तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि परिधि बराबर पाई गुना व्यास। अब देखिए यहाँ पाई तो रहने दीजिए और व्यास, व्यास का मतलब क्या, डी। और हम बोले कि डी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। इस प्रकार से वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो हुआ 2πr। अर्थात अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात है तो उसका परिधि निकालने के लिए हमें क्या करना है, 2 गुना पाई गुना r करेंगे। तो इससे क्या होगा, इस वृत्त की परिधि निकल जाएगी। यानी कि किसी भी केंद्र पर एक अचर दूरी लेकर के अगर हम 360 डिग्री का कोण बनाएंगे तो इस दौरान तय की गई जो पथ की कुल लंबाई होगी वह क्या होगा, 2πr। तो ये जो है वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, कहने का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ केंद्र है और परिधि है, इस तरह से आप इसको अगर अलग अलग करके इसको बांट दें, बहुत सारे त्रिखंडों में बहुत सारे टुकड़ों में अगर आप इसको बांट दें और बांटने के बाद इन सारे टुकड़ों को काट कर अलग अलग करके अगर उसको एक आयताकार रूप में अगर हम लोग सजाते हैं इस तरह से अगर इसको हम आयताकार रूप में बदल दें तो इसकी लंबाई जो होती है इसमें क्या, पाई r, और इसकी चौड़ाई क्या होगी, r होती है। इस प्रकार से अगर इसको हम लोग इस गोलाकार आकृति को अलग अलग खंडों में काट करके इसको आयताकार रूप देने का अगर प्रयास करें तो जो है कि इसमें क्या होगा, इसकी लंबाई पाई r और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, r होगी। इस प्रकार से अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, इसलिए पाई r इंटू r अगर करें तो इसका क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है,
पाई आर स्क्वायर करना है, और अगर उसमें यहाँ वृत्त में जो परिधि है उस परिधि का अगर मान ज्ञात करना है तो उसके लिए 2 पाई आर करना है। अब इसमें एक बात और भी आता है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी भी वृत्त में किसी एक छोटे से भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और केंद्र से क्या होता है कि हम लोग 2 त्रिज्याएं लेते हैं और इन 2 त्रिज्याओं से ये जो क्षेत्र बना ये क्या बना, वृत्त का एक हिस्सा बना। ये पूरा जब था तो एक वृत्त था, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें, हटा दें इसको, तो यह क्या होगा, वृत्त का ही क्या होगा, एक हिस्सा होगा, इसके क्षेत्रफल का एक हिस्सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम को जानते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। तो किसी भी वृत्त में 2 त्रिज्याओं से जो क्षेत्र बनता है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड, है ना। तो त्रिज्यखंड जब भी बनेगा तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोई ना कोई कोण तो बनता ही होगा। 2 त्रिज्याओं के बीच में जो डिफरेंस है, हम बताए थे कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब हम इसमें 2 त्रिज्याओं को ले लिए, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बनता ही होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो इस 360 डिग्री के कोण के लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि पूरा जब ये अचर दूरी पूरा एक चक्कर तय करती है जिसके दौरान 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 360 डिग्री के कोण बनाने के दौरान इस वृत्त का जो कुल क्षेत्रफल होता है, यानी कि परिधि द्वारा जो आंतरिक क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम ये बात करें कि 360 डिग्री का कोण बनाने पर उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें 1 डिग्री के लिए कि 1 डिग्री जब दूरी तय होता है, 1 डिग्री का कोण बनता है, उस दौरान जो वृत्त में जो क्षेत्रफल जो आता है, जो क्षेत्र आंतरित होता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। अब इसी पर अगर हम बात करें कि 1 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करें इसमें किसी थीटा कोण के लिए, अर्थात 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 50 डिग्री के लिए या अन्य किसी कोण के लिए, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। ये 1 डिग्री दूरी जो तय करता है उसके दौरान क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। लेकिन अब हमें कितने के लिए निकालना है, कितने डिग्री के लिए, थीटा के लिए निकालना है। इसे हम लोग क्या करेंगे, थीटा से इंटू कर देंगे। यानी कि अब जो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। यानी कि अगर आपको किसी भी वृत्त में 2 त्रिज्याओं के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण का मान अगर बता दिया जाए कि नहीं 2 त्रिज्याओं के बीच में कोण जो है ये 30 डिग्री का है, या कोण 60 डिग्री का है, या कोण 120 डिग्री का है, तो अगर आपको ये कोण बता दिया जाए कि दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है उसकी माप है 30 डिग्री, तो इस वृत्त के इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 30 डिग्री बाय 360 डिग्री। इससे जो क्या होगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें इसके परिधि की, तो 360 डिग्री का जब कोण बनता है तो 360 डिग्री के कोण बनने के दौरान जो पथ की कुल लंबाई होती है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि की हम लोग बात किए थे, यहाँ पे जब केंद्र में 360 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पे पूरा ये क्या एक चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनता है, और एक चक्कर पूरा करने में कुल कितनी दूरी तय होती है, पथ की कुल लंबाई कितनी होती है, तो उसका हम लोग माप किए हैं यहाँ पर 2 पाई आर के रूप में। तो इस प्रकार से 360 डिग्री के कोण बनने पर 2 पाई आर की दूरी तय होती है। इसीलिए अगर 1 डिग्री की बात करें कि 1 डिग्री चलने पर, 1 डिग्री दूरी तय करने पर जो इसकी पथ की लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम लोग थीटा कोण के लिए बात करें, किसी भी कोण के लिए बात करें, एक जनरल सॉल्यूशन अगर इसका देखें तो क्या होगा, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री इनटू क्या हो जाएगा, इसमें थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से तो अब ये जो 2 फार्मूला मिला है हम लोगों को, इन दोनों फार्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं और क्या चीज का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का यूज करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी वृत्त के बारे में ये पूछा जाए कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम हो, इसकी त्रिज्या दे दी जाएगी, इसका त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और इन 2 त्रिज्याओं के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कहेगा कि ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है,
इसमें जो क्षेत्रफल वृत्त का आता है ना, वृत्त का जो टुकड़ा प्राप्त होता है 30 डिग्री का कोण लेने पर, तो इसका अगर सिर्फ क्षेत्रफल निकालना हो इतने का, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और अगर ये कहा जाए कि किसी भी त्रिज्या द्वारा 30 डिग्री दूरी तय करने में जो पथ की लंबाई है, अर्थात यहां से लेके यहां तक, तो ये वृत्त के परिधि का क्या है, एक हिस्सा है। तो यह त्रिज्या जो है 30 डिग्री का कोण बनाने के दौरान ये दूरी तय किया है, तो इस दूरी की अगर दूरी पूछा जाए कि ये दूरी कितनी है, या वृत्त के परिधि के इस भाग की लंबाई कितनी है, तो इसको हम लोग देखिए इसे चाप बोलते हैं। और चाप की लंबाई, तो ये चाप की लंबाई, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई r थीटा बाय 360 डिग्री करेंगे। तो जो इसमें अलग अलग नाम है उसको जान लीजिए, जैसे त्रिज्यखंड को आप समझ गए होंगे, दूसरा इसमें चाप को समझ गए होंगे। तो वृत्त में इसी तरह के कुछ और भी भाग हैं, जैसे यहाँ इसको केंद्र बोल रहे हैं, ये तो समझ गए। अब यहाँ से अगर हम लोग परिधि तक आते हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या बोल रहे हैं, और इसको केंद्र बोलते हैं जिसको उससे सूचित किया जा रहा है। और अगर यहाँ पे हम 2 त्रिज्या ले लिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं, और इसको त्रिज्या। इसी प्रकार अगर हम लोग परिधि से चलकर फिर केंद्र से होते हुए पुनः परिधि तक पहुंचते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और ये जो है कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। और अगर हम लोग क्या करें, ये परिधि से चलकर केंद्र से होते हुए अगर फिर परिधि तक जाते हैं तो इसको व्यास बोलते हैं। लेकिन अगर परिधि से चलकर फिर परिधि तक जाएं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि केंद्र से होकर ही जाएं, बस परिधि से अगर हम परिधि तक जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा, इसको जीवा बोला जाता है। और इन जीवा का जो 2 प्रतिच्छेद बिंदु है जो परिधि पर मिल रहा है, इसके बीच की जो ये जो दूरी है, पथ की जो ये लंबाई है, इसी को हम लोग बोलते हैं चाप बोलते हैं। तब इसमें 2 बातें स्वाभाविक होंगी कि जब इसमें चाप की बात करेंगे तो इन दोनों बिंदुओं से जब एक चाप बन रहा है, तो फिर अगर इसी के अगर हम लोग ये विपरीत दिशा में देखें तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, ये भी आखिर वृत्त का चाप ही होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जीवा के अंतर्गत जो छोटा वाला जो चाप होगा, चाप की जो छोटी लंबाई होगी, इसको हम लोग बोलते हैं लघु चाप। और ठीक इसके विपरीत जो वृत्त का भाग होगा, परिधि का जो भाग होगा, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ चाप। ठीक उसी प्रकार जब 2 त्रिज्याओं के मध्य जो क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच जो आंतरिक जो क्षेत्र है, जो छोटा क्षेत्र है, इसको छोड़ने के बाद बाकी जो बड़ा क्षेत्र बचता है, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर देखें कि वृत्त में कौन कौन से अलग अलग भाग हैं। इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड क्या है, चाप में लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होगा, और जीवा क्या होगा। और किसी भी जीवा द्वारा, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि किसी जीवा द्वारा आंतरिक कोण। तो जीवा द्वारा आंतरिक कोण का अर्थ हुआ कि इन दोनों जीवा का जो अंत बिंदु है, इन दोनों अंत बिंदुओं को अगर हम केंद्र से मिला देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा द्वारा आंतरिक कोण। तो एक वृत्त से संबंधित लगभग इतनी बेसिक चीजें हैं जिस पर आधारित प्रश्न जो है हम लोग इस अध्याय में देखेंगे 12.1 में, जिसमें परिधि और क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और जो है इसमें वृत्त के चाप की परिधि या चाप की लंबाई ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे।